नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं साथ वाली विंडो में आप देख रहे हैं रितेश कश्यप जी। रितेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम 2-3 विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से वैसे तो विकास की बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में एक खास शब्द का प्रयोग किया, दिमागी नक्सल। तो इस शब्द ने कई सारे संकेत दिए हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, तो हमें ये बात समझ में भी आती है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया। दिमागी नक्सलियों को हमने देखा है। हमने संसद में देखा नाटक नौटंकी करते हुए। उसके बाद हमने देखा कि कैसे इटली की प्रधानमंत्री और मोदी जी पर रिमार्क्स हुए। इसके बाद हमने जंतर मंतर पे देखा और सोनिया गांधी जी ने तो साबित कर दिया कि वंदे मातरम के लिए उनके मन में क्या भाव है। तो इसे समझेंगे, इन्हीं घटनाओं को लेकर के मोदी जी ने अंडरलाइन किया, दिमागी नक्सली शब्द का प्रयोग किया। पहले जी, जरा रितेश जी ये वीडियो देख लेते हैं मोदी जी वाला। बिल्कुल। नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। जी रितेश जी। देखिए, ये चीज जो है, आपको मैं बता दूं कि कल हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ था, जी जी। उस वक्त आपको मैंने बताया था, हमारे जो आपके दर्शक हैं वो कल जाकर के आपके चैनल पर वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और हमने ये बात पूरे एक्चुअली भरोसे के साथ बोला था, लेकिन क्या होता है कि कंप्लीट भरोसा करके बोल देना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने अब तक जो मोदी जी को एनालिसिस किया है, मोदी जी के भाषणों को एनालिसिस किया है, वर्तमान की स्थिति परिस्थितियों को जो एनालिसिस किया था, तो मुझे इस बात का अंदाजा था कि मोदी जी बम फोड़ेंगे। उन्होंने बम फोड़ दिया। बस यही बात हम लोगों ने कल भी बोला था कि वहां के लाल किले के प्राचीर से बहुत नपा तुला और ऐसी बातें बोली जाएंगी जिससे तिलमिलाहट, छटपटाहट, कुलबुलाहट, पिलपिलाहट, सारी चीजें विपक्ष के खेमे में सुनने को मिलेगी। उन्होंने दिमागी नक्सली की बात तो की, साथ में उन्होंने महिलाओं की भी बातचीत की, उन्होंने स्किल्स की भी बातचीत की, उन्होंने युवाओं के शिक्षा पर भी बातचीत की, कैसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने एक एक तीर से कई निशाने लगा दिए। जो कोचिंग माफिया है ना, उन पर भी गाज गिराया है इसी लाल किले से। तो अब जब आप 1 करोड़ युवाओं को आप जब शिक्षा दोगे, स्किल्ड या कंपटीशन की तैयारी की पढ़ाई कराओगे, तो भाई कोचिंग माफिया का तो दुकान बंद होना ही है। तो खैर, मैं आता हूं फिर से आपके उसी सवाल पर, दिमागी नक्सली पर। दिमागी नक्सली का देखिए, वो दिमाग से चल रहे हैं, वो हथियार डायरेक्टली नहीं सौंप रहे, वो इनडायरेक्ट हथियार सौंप रहे हैं। वो सरकार को गालियां दिलवा रहे हैं, और किस सरकार को? अपनी ही सरकार को। वो पूरे देश को गालियां दिलवा रहे हैं। कौन से देश को? खुद के देश को। वो युवाओं के दिल में अपने ही देश के प्रति एक अलग सा घृणा भावना पैदा कर रहे हैं। तो ये इन्हीं दिमागी नक्सलियों की बात कर रहे हैं। ये जो सीजेपी हो गया, या फिर आप बोलिए जो चीजें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर के हो गया, इन्फ्लुएंसर्स जो गाली दे रहे थे और उसको लोग एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद आप आइए संसद भवन में अच्छा, नक्सली कैसे करते हैं? नक्सली आपके लिए नुकसान करते हैं, आपकी संपत्तियों को नुकसान करते हैं, बस जला देते हैं, ट्रक जला देते हैं, पुलिस थाने पे हमला करते थे नक्सली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इन सारे हमलों से होता क्या था? सरकारी मशीनरी, सरकारी धन का नुकसान होता था। अब इस बार जो हंगामा बरस रहा था संसद भवन में, उससे क्या नुकसान हुआ? उस हंगामे का नुकसान ये हुआ कि 100 से 150 करोड़ के आसपास नुकसान करवा दिए, सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया। किसका नुकसान हुआ? सरकारी पैसा का। सरकारी पैसा किसका? हमारा और आपका।
तो कुल मिलाकर के वो इसी दिमागी नक्सली की ओर जाना चाह रहे थे कि कैसे वो अब जो है ना, जैसे नक्सलिज्म भी जो है वो अब एडवांस रूप ले लिया है, वो उसका जी। वर्जन जो है ना अपडेट हो चुका है। जैसे एंड्रॉयड अपडेट होता रहता है, फोन में अलग अलग क्रांति आई, उसी तरह नक्सलिज्म में भी एक अलग क्रांति आई है। और वो दिमागी नक्सली जो बीच में एक आया था अर्बन नक्सल एक टर्म आया था, और जी, उसके जी। बाद अभी जो ये टर्म आया है दिमागी नक्सली, वो दोनों लगभग एक दूसरे का पर्यायवाची है और कुछ नहीं है। तो दिमागी नक्सलियों को पहचानना बड़ा आसान है। वो सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली नजर देते हुए नजर आएंगे। दूसरा, अगर उनसे वंदे मातरम या भारतीयता की बात करेंगे, भारत माता की जय की बात करेंगे या इस तरह की चीजों की बात करेंगे, तो बोलेंगे तुम संघी हो, तुम गलत हो, तुम भाजपाई हो। मतलब भारत माता की जय बोलने वाला भाजपाई हो गया, वंदे मातरम गाने वाला भाजपाई हो गया, और जो भी भारत के हित की बात करेगा वो भाजपाई हो गया, इनके नजर दृष्टिकोण से, या संघी हो गया। ये दो टर्म इनके पास रहता है। तो ये थोड़ा सा वो जी वीडियो देख लें, जहाँ पर जी, वंदे मातरम को लेकर दिखाइए के दिखाइए। बड़ी पेट में दर्द हो रही है इनके। अच्छा, हाँ बिल्कुल दिखाना चाहिए। मैंने कॉपीराइट की वजह से इसका साउंड बंद किया है। हाँ चलिए, मैं इसका विश्लेषण कर देता हूँ एक बार के लिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। अभी गीत चल रहा है यहाँ पर वंदे मातरम का, हुँ, और जैसा कि आप सभी को पता है कि संसद में अब पास हो चुका है वंदे मातरम का गीत, पूरा गाना है, और जितने भी छंद हैं सारे छंद गाने हैं, ये पास हुआ है। लेकिन जी। 54 सेकंड के अंदर में, ये जो वीडियो में दिख रहा है 54 सेकंड के अंदर में, वो वंदे मातरम का पहला छंद जो शुरू से गाते रहे हैं, लोगों को लगता था इतना ही छोटा है वंदे मातरम, वहां तक गाने के बाद अचानक से राहुल जी की माता जी को ध्यान आता है, अरे ये तो छंद बड़ा हो रहा है। मतलब जो व्यक्ति मुझे ये रोकने का प्रयास करती हैं, इशारा करती हैं, इशारा ये देखिए, देखिए। इशारा शुरू कर दिया इन्होंने, इनको लगा कि ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं लोग, ये तो बस इतना ही करना है, तो ये विरोध कर रहे हैं। उधर से बहुत सारे लोग जैसे राहुल गांधी भी इशारा कर रहे हैं कि भाई आज तो खेला हो जाएगा अगर माता जी अगर नहीं मानी तो इसके बाद अंत में उनको भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए खड़गे जी भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी इशारा कर रहे हैं, तो अब बोलने वाला भी पूरा ही बोलेगा। और कैमरामैन कितना चालाक है, तुरंत जैसे ही वो डिस्कशन उधर होने लगा तो सोनिया माता के तरफ से कैमरा हटा दिया, और उसके बाद रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि भैया बात खत्म करो, बात दाबो, हो गया, इतना ही है। लेकिन अच्छा रहा, थोड़ा सा एक बात हम मानेंगे कि चलिए तो वंदे मातरम की इज्जत बच गई, ठीक है, और राहुल जी की माता जी का जो होना था वो तो दिख गया, पूरा देश देख लिया, चर्चा भी चल रहा है अब उस पर। मैं इसी तरह के चीजों के पहले जो बातें कर रहा था कि कैसे अपनी ही संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। इनके कई नेता ऐसा कहते आए हैं कि भैया हम तो इतने ही छंद गाते हैं और एक ही छंद गाते थे, तो ये छंद इतने ही क्यों गाते थे? 1936 के पहले पूरा छंद गाया जाता था, 1936 के बाद ऐसा क्या हो गया कि आधा छंद हो गया? तो मुझे जहां तक पता चला है, एक कहीं मैं पढ़ रहा था कि मुस्लिम लीग और ऐसे कुछ संगठनों ने बोला कि भैया देखो हम पाकिस्तान की मांग नहीं करेंगे, बस तुम लोग एक काम करो, भारत माता की जय वगैरह का कंसेप्ट खत्म करो, वंदे मातरम का सिर्फ एक छंद गाओ, ठीक है, तब हम आपके साथ, आपके विचारों के साथ रहेंगे, अदरवाइज हम तो भाई पाकिस्तान की मांग करेंगे। और उसी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति जिसको कहते हैं, उस राजनीति के तहत इनकी मजबूरी थी कि उसको सारे छंद को तोड़ करके खत्म करके एक छंद करना पड़ा। असल में उस छंद तक तो भाई वंदे मातरम, सुफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे मातरम, और उसके बाद जब शुरू होता है, एक छंद के बाद शुरू हो जाता है माँ दुर्गा का, माँ भारती का नमन हो जाता है, शुरू हो जाता है, जैसे दुर्गा माता की व्याख्या है उसके बाद पूरा उस छंद में आता है। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। इनको क्या, किसी को नहीं होने वाला है। वहीं पे जाकर के जो है तकलीफ शुरू हुई है। जी, और एक और बात,
एक और आज मेरे मित्र हैं, अच्छा विश्लेषण किए, वो बोले कि जी। ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो मतदाता हैं, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन है। इस घटना के बाद इस घटना को जानबूझकर विवादित बनाया गया ताकि एक तरफ से पूरा वंदे मातरम भी गा लिया गया ताकि ये कानून का उल्लंघन ना हो। दूसरा, यहां पर अगर उन्होंने अटैक किया, माने रोकने का प्रयास किया, तो इनके जो मतदाता हैं उनको ये लगेगा चलो यहां तो रोकने का तो प्रयास किया, ऐसा नहीं है भाई, ये लोग बदले नहीं है, ये लोग हमारे ही वाले हैं। शायद इस कंसेप्ट के माध्यम से भी ये जानबूझकर रोका गया होगा और ये पूरा का पूरा गेम प्लान किया गया होगा। क्योंकि आप भी समझिए, इतनी बड़ी संस्थान है, आप ही यहाँ वीडियो बनाने आई हैं और आप वीडियो बना रही हैं। आप बताइए, आपने बिना तैयारी के तो नहीं आए होंगे, आपने सारे कलेक्शन किए, सारे चीजों को पढ़ा। अब ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, एक तो लाल किला ये गए नहीं, कल भी हम लोगों ने चर्चा किया कि मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग लाल किला पहुंचेंगे, तो जी। लाल किला तो ये नहीं गए क्योंकि वहां पर तो भाई इन्हीं के लिए बातचीत हो रही थी, कम से कम जाना चाहिए था। दिमागी नक्सली की बात समझ में आती इनको कि किसको बोला जाता है। तो खैर, लेकिन ये नहीं गए। यहां पर जब ये कार्यक्रम करना था, ये तो योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम हुआ है कि वंदे मातरम गाएंगे, हम लोग पूरी तरह से गाएंगे, वहां पर सोनिया माता भी होंगी इनकी। तो आखिरकार वो अगर नहीं गाने वाली बात होती, एक ही छंद गाना होता, ये तो उसी बैठक में बोल चुकी होती भाई एक ही छंद गाना है, उसके बाद बात खत्म। ये अचानक से गाने के बीच में ऐसे करने का क्या जयराम रमेश सफाई दे रहे हैं इसमें ना, वो भी जरा सुन लेते हैं। जी, उनका सुनना बड़ा जरूरी है। 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे। और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं, इसमें कोई वाद विवाद का पूरा वर्जन गाया गया। हाँ, पूरा वर्जन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। सफाई देने का क्या स्टाइल है? पूरा वर्जन गाया गया क्योंकि दिल में नहीं श्रद्धा थी, क्योंकि संसद में चर्चा हुई थी, है ना। और इसका कटिंग छटिंग करने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? शुरुआत में भी आधी पंक्तियां, कुछ पंक्तियां, 4 पंक्तियां, 5 पंक्तियां क्यों गाने की बात आ गई? जब रविंद्रनाथ टैगोर ने जब घातक हो गया है, इनसे हमारे युवाओं को बचने की आवश्यकता है। और अगर आप नहीं बचिएगा तो आप तो कन्फर्म है, जैसे नक्सली के हाथ में जो हथियारी नक्सली के साथ में गए, उनका जीवन तो बर्बाद हो ही गया। आज एक बात बताइए, जो भी व्यक्ति इन नक्सलियों के साथ गया, आज वो क्या कर रहा है? या तो कहीं जेल में है, नहीं तो किसी पुलिस की गोली से मारा गया, और नहीं तो वो मतलब उसका जीवन अस्त व्यस्त तबाह हो गया। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है उनकी स्थिति। वही हालत है दिमागी नक्सलियों के साथ जाने का, वही स्थिति होने वाली है, वही सिचुएशन उनके साथ भी होने वाला है। अब एक बात बताइए, जो भी बच्चा माँ बहन की गालियां दे रहा है, अगर उनपे आज जेनजी हैं, कल के डेट में वो जेनजी नहीं रहेंगे, उनकी उम्र बढ़ जाएगी, उनके ऊपर केस मुकदमा हो जाएगा क्योंकि उनकी आदत हो गई है गाली गलौज करने की, तो वो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? अगर वो पुलिस के चक्कर में पड़ गए, कानूनी पचड़ों में फंस गए, क्योंकि उनकी आदत रह जाएगी यही सब चीजें। तो यही बात वो लाल किले से कहना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी जी। और देखिए, आपने एक और जिक्र किया, मोदी जी ने महिलाओं की बात भी की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जो बदतमीजी की गई है, जो बदजुबानी की गई है जॉर्जिया मेलोनी को लेकर के, कहीं ना कहीं उसको लेकर के उन्होंने ये बात कही है। अब अगर हम बात करें शीला दीक्षित के बेटा, उनकी मदर को देखिए, बिल्कुल उनका जीवन देखिए, और इनकी दादी देखिए, कल भी हमने इस पे चर्चा की थी। तो
वही बात हो गई ना कि अब सोशल मीडिया देखिए, इनके पुराने जो कांड है, पुराने जो फोटोज हैं, कल भी हमने दिखाए थे व्यूअर्स को, उनको भी मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जी अब वो निकलते ही आ रहे हैं, निकलते ही आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं ना अपनी मिट्टी पलीत कराना। जी देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि उस वक्त की जो जरूरतें रही होंगी, उस वक्त की जो आवश्यकता रही होगी, आज का विषय ये नहीं है कि इंदिरा गांधी जी जा करके फिडेल कैस्ट्रो से जो मतलब बातचीत करती है, हाथ मिलाती है, गले मिलती है, उसके पीछे उनकी गलत मानसिकता नहीं थी, उस वक्त भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी अगर मेलोनी से मिल रहे हैं या फिर किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष से, तो उस वक्त आज भी मानसिकता खराब नहीं है। आज भी अपने देश को विश्व स्तरीय हम उसको एक पहचान दिलाने का काम सब जरूर है नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं नरेंद्र मोदी जी ही नहीं है जो ये काम कर रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम मनोनीत प्रधानमंत्री से मैं बात करूंगा, शुरुआत हुआ, उसके बाद चयनित हुए थे, तो मनोनयन हुआ, फिर चयन हुआ, फिर उसके बाद जितने चयनित प्रधानमंत्री हैं सभी ने अपने संबंध विदेशियों के साथ, विदेशी जो भी सरकार हैं उनके साथ अच्छा संबंध बनाने का प्रयास किया। बस मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूं, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। पहले वो जिन लोगों का आपने नाम लिया है वो कटोरा लेके जाते थे। हाँ, आज की तारीख में हम उनको कहना चाहिए कि दे रहे हैं, हम ले नहीं रहे हैं कुछ भी, हम उनको दे रहे हैं, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो कुछ भी हो, बस इतना सा फर्क है। जी प्लीज कैरी ऑन। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि देखिए जब वो विदेश जाते थे कटोरा ही लेकर जाते थे, लेकिन वो संबंध अच्छे रखते थे तब तो इनको भीख भी देता था। हाँ, अगर मान लीजिए कि हम भीख, वो संबंध मजबूत करने जाते थे भाई, कि इसलिए मजबूत करें भाई कम से कम थोड़ा मोड़ा भीख मिल जाए हमको। आज के डेट में संबंध मजबूत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम भी बाजार ढूंढ रहे हैं पूरे देश विदेश में, तो चलिए कहीं ना कहीं भीख मांग कर ही लाए और हम आज किसी को देने के लायक बने, तो दोनों कंडीशन में संबंध मजबूत होगा, तभी तो हम मांग भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। और ये काम सारे सरकार ने किया, सारे प्रधानमंत्री ने किया। इसलिए मैं विदेशियों के साथ, विदेशी सरकारों के साथ अगर कोई संबंध स्थापित करने भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो ये गलत नहीं मैं मान रहा हूं। उस वक्त हमारी स्थिति ये थी कि इनके पास जो पुराने जो थे उनके पास शायद उतना बड़ा विजन नहीं रहा होगा कि हम अपने देश को पहले आत्मनिर्भर बनाए। वो पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे थे। ये देश के अंदर की स्थिति है। हालांकि विदेशी सरकारों के साथ जो भी इन्होंने संबंध स्थापित किया वो लगातार करते रहे, प्रयास करते रहे। इंदिरा गांधी भी वही काम करने गई थी, आज नरेंद्र मोदी भी वही काम करने जा रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी गलत सोच के जा रहे हैं, मैं वहां पे आ रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी अगर जाते हैं और उनके ऊपर कोई आरोप लगाता है, इसका मतलब है कि आप एक ऐसे चोर हैं जिनको सारे लोग चोर नजर आ रहे हैं। Exactly. मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हो सकता है कि आपको पता होगा कि आपके लोग क्या करने वहां जाते थे, शायद यही काम करने नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं। और अगर आपके लोग अगर अच्छा काम करने जा रहे थे तब तो आपको दिमाग में यह आना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी देश के हित में जा रहे हैं। अगर आपके लोग अगर खराब काम करने जा रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी भी खराब काम करने जा रहे हैं। तो चोरों को नजर आते हैं सारे चोर और सज्जन को नजर आते हैं सारे सज्जन। मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब ये तय तो उन लोगों को तय करना होगा कि सच में वो लोग क्यों जाते थे और ये क्यों जा रहे हैं, तभी समझ में आएगा। अगर वो नरेंद्र मोदी को खराब बोल रहे हैं तो वो कुछ नहीं, वो अपने पूर्वजों को ही खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। आ रहे ना, ट्विटर पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, गालियां आ रही है। वो क्यों आ रहा है? तो अपनी माँ बहन तो खुद ही करवा रहे हैं ये लोग, कोई और तो कर नहीं रहा है। शुरुआत तो इन्होंने की, तो बस यही है, वो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। तो गीता में भी कहा है कि भैया जो तुम बोओगे वही काटोगे, वही काट रहे हैं। ये अपने पूर्वजों को भी गाली खिलवा रहे हैं जो अभी धरती पर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और कैसे वंशज पैदा किया उन्होंने। बिल्कुल। और देखिए राहुल गांधी के लिए तो नोटिस जारी हो गया है
लेकिन जी। ये जो कृत्य माता सोनिया ने किया है, इसके लिए भी जब बिल पास हुआ था तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसमें प्रावधान है? हालाँकि ये पूरा जो गीत है अनकट रहा, रुका नहीं, इसलिए ये कहेंगे कि अपमान नहीं हो पाया। अगर गीत बीच में रुक जाता, इनके कथनानुसार चल जाता मामला, तब ये अपमान वाली बात हो जाती। उस वक्त सोनिया माता का एक्टिविटी अपमान करने वाली थी, लेकिन उसको मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कानूनी पचड़ में फंसेगी। बहुत टेक्निकली, बहुत रणनीति के साथ, बहुत अच्छे लोगों से बैठ करके ये सलाह समझौता करने के बाद ये सारी चीजें की गई हैं। हालांकि केस तो कोई भी कैसी भी कंडीशन में कर सकता है, लेकिन हमको जो लगता है इस पर कोई विशेष कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि इनकी बात उस वक्त सुनी नहीं गई, या जो बोलिए हो सकता है कोई एक आध सच में कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस होगा वहां पे जो देश के जी। हित में होगा, जो इनकी बात नहीं सुन पाया, या फिर रणनीति थी ऐसी। क्या कारण है ये तो कांग्रेस वाले ही जानते हैं। हालांकि मेरे पास एक और वीडियो आया है, अगर जी। संभव होगा तो आप इसमें जरूर दिखाइएगा। उसमें कुछ ऐसी चर्चा चल रही है जिसमें डिस्कशन हो रहा है कि क्या उनके बीच में बातचीत हुई है, उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग आया। हालांकि मैं पुष्टि नहीं करूंगा कि वो सही है कि गलत है, वो मैं आपको दे दूंगा, आपको लगे तो इस वीडियो में जरूर डालिए। जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है मेरे दर्शकों को। और शनिवार को पंजाब की जेलों से सिख बंदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते हैं। ये भी तो एक तरीका का वही माइंडसेट है ना। इसमें एक चीज और है, जिस की रिहाई पैरोल की मांग कर रहे हैं उसके लिए तो भगवंत मान ने ही पहले एक चिट्ठी गवर्नर को लिखी हुई है। तो ये तो देखिए, खुद ही इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। आई मीन मतलब अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो भगवंत मान ही जो है खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो शुरुआत में भी आरोप लगे थे, जब आम जी। आदमी पार्टी की सरकार की तैयारी चल रही थी, तो उस वक्त भी यही आरोप लगे, और बहुत हद तक देखने को ही मिला। इनका सॉफ्ट कॉर्नर एक तरफ से तो उनके प्रति है ही कहीं ना कहीं, और उसी भरोसे ये चल भी रहे हैं वर्तमान में वहां पर। और नहीं तो इनकी हैसियत नहीं है सरकार चला पाने की वहां पर। ये अब आप सोचिए ना भाई कि जो विधानसभा में या संसद में दारू पी करके बैठता है वो आदमी अब देश का किसी प्रदेश का मुखिया है, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है कि ऐसे लोगों को जनता चुन रही है। जनता चुन रही है कि जनता से चुनवाया जा रहा है, या हो सकता है जनता के मन में किसी प्रकार का डर बैठा कर करवाया जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए, और वो डर किसके माध्यम से होगा ये भी आप समझ लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कर्मा आज रिटर्न। आपने रितेश जी मेरे लिए समय निकाला और दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।